स्वागत है आपका नक्षत्र न्यूज में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर अहम फैसला सुनाया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की खंडपीठ ने कहा है कि इस प्रक्रिया में कहीं कोई खामी नहीं है। एसआईआर इलेक्शन कमीशन का अधिकार है। एसआईआर खासतौर पर देश भर में विपक्ष के लिए बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना। अब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसे विपक्ष की हार और चुनाव आयोग की बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे आपके फेवरेट टॉक शो टू द पॉइंट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को संवैधानिक और कानून के अनुरूप करार दिया। अदालत का मानना है कि एसआईआर कराना चुनाव आयोग का अधिकार है और इससे मतदाता सूची को सही और पारदर्शी बनाए रखने में मदद मिलती है। ये एक वैध और संवैधानिक प्रक्रिया है। इलेक्शन कमीशन ने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं किया है। कोर्ट ने यह फैसला बिहार में निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिया। बिहार चुनाव से पहले वोटर लिस्ट के एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह वैध और संवैधानिक करार दिया है। बुधवार को एक बेहद अहम फैसले में अदालत ने कहा कि चुनाव आयोग को एसआईआर के लिए विशेष प्रक्रिया अपनाने का अधिकार है और इसे सिर्फ इस वजह से रद्द नहीं कर सकते क्योंकि ये सामान्य वोटर लिस्ट संशोधन की प्रक्रिया से अलग है। अदालत ने कहा कि कानून चुनाव आयोग को किसी भी समय विशेष पुनरीक्षण का अधिकार देता है। आज एसआईआर के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट आ गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो एसआईआर किया गया है ये बिल्कुल संविधान के अनुरूप है। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के बिल्कुल अनुसार किया गया है। इसमें बिल्कुल नियम कानून को फॉलो किया गया है। किसी भी नियम कानून का उल्लंघन नहीं किया गया है। और जो 20 याचिकाओं के द्वारा आरोप लगाया गया था, इलेक्शन कमीशन के ऊपर आरोप लगाया गया था, इस पूरी प्रक्रिया के ऊपर आरोप लगाया गया था, उन सभी आरोपों को दरकिनार कर दिया। इस एसआईआर के खिलाफ 20 याचिकाएं आई थी। इसमें टीएमसी के भी नेता आए थे, आरजेडी के नेता आए थे, आम आदमी पार्टी के नेता आए थे, कांग्रेस के नेता आए थे, कुछ सामाजिक सोशल एक्टिविस्ट भी आए थे, कुछ एनजीओज भी आए थे और लगभग ऐसे 20 याचिकाओं के द्वारा एसआईआर का विरोध किया गया था और अलग अलग तरीके का आरोप लगाया गया था। कुछ याचिकाओं में तो ये कहा गया था कि ये किसी पॉलिटिकल पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए एसआईआर किया जा रहा है। कुछ लोगों ने कहा कि ये बिल्कुल इल्लीगल है। उन सभी आरोपों को दरकिनार कर दिया है, नकार दिया है। ऐसी जांच सिर्फ मतदाता सूची में नाम शामिल करने या न करने के सीमित दृष्टिकोण से ही की जा सकती है। खास बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अगर किसी व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी पर संदेह पैदा हो तो चुनाव आयोग को नामांकन अस्वीकार करने या कानून के मुताबिक नाम हटाने की कार्रवाई शुरू करने का अधिकार है। एसआईआर का संबंध निष्पक्ष चुनाव से है। चुनाव आयोग के पास एसआईआर कराने की शक्ति है। कोर्ट इस बात से संतुष्ट है कि विवादित एसआईआर प्रक्रिया आनुपातिकता की जरूरतों को पूरा करती है। तेजी से शहरीकरण और प्रवासन एसआईआर के लिए वैध कारण है। अदालत ने कहा कि आधार कार्ड एसआईआर में मान्य दस्तावेज है। एसआईआर का मकसद वोटर लिस्ट को सही, पूरी और भरोसेमंद बनाना है। एसआईआर प्रक्रिया को सिर्फ इसलिए अमान्य नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि ये नियमित संशोधन के लिए तय की गई सामान्य प्रक्रियाओं से अलग है। अदालत ने कहा कि एसआईआर जन प्रतिनिधित्व अधिनियम और उसके नियमों की जगह नहीं लेता, बल्कि ये धारा 21(3) द्वारा निर्धारित सटीक कानूनी सीमाओं के भीतर अनुच्छेद 324 के तहत दिए गए संवैधानिक आदेश में नई जान डालता है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि जिन लोगों का नाम एसआईआर से कट गया है, अब वो पूरी की पूरी लिस्ट, वो पूरी डिटेल जिनका नाम वोटर लिस्ट से कटा है, वो पूरा डिटेल इलेक्शन कमीशन 4 सप्ताह के अंदर गृह मंत्रालय को देगा। गृह मंत्रालय ट्रिब्यूनल बनाएगा और ट्रिब्यूनल बना के जिन लोगों का नाम कटा है उनकी सिटीजनशिप को कन्फर्म किया जाएगा। स्वाभाविक सी बात है, जिन लोगों को सिटीजनशिप में होगा कि नहीं ये भारत के नागरिक हैं, गलती से कट गया, उनको दोबारा वोटर लिस्ट में नाम जुड़ेगा। लेकिन जिन लोगों का नाम कंफर्म हो जाएगा कि नहीं ये भारत के नागरिक नहीं है, उनको होम मिनिस्ट्री अपना आगे की कार्रवाई करेगी। उनको कैसे वापस भेजना है, किस तरीके से भेजना है, वो गृह मंत्रालय अपना देखेगा। हमारा इलेक्शन कमीशन दुनिया का सबसे बेहतरीन इलेक्शन कमीशन माना जाता है, सबसे बेहतरीन फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराता है। लेकिन
भारत के कुछ नेता लगातार इलेक्शन कमीशन की जो क्रेडिबिलिटी को डाउन कर रहे थे, पूरी दुनिया में उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, जगहसाई कर रहे थे केवल अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए। तो मुझे लगता है आज उन सबको जवाब मिल गया। जो वोट चोरी का आरोप लगा रहे थे, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी का आरोप लगा रहे थे, जो इलीगलिटी का आरोप लगा रहे थे, अनफेयरनेस का आरोप लगा रहे थे, उन सबको आज जवाब मिल गया माननीय सुप्रीम कोर्ट से। और जितनी दलीलें दी गई थी वो कोई दलील काम नहीं आई और SIR के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्टैंप लगा दिया है। बिहार में 6 और 11 नवंबर 2025 को असेंबली के चुनाव हुए थे। इसके पहले 24 जून को चुनाव आयोग ने बिहार के लिए SIR नोटिफिकेशन जारी किया, जिसे चुनौती देने के लिए ADR, PUCL, योगेंद्र यादव, मनोज झा, महुआ मोइत्रा समेत कई पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। बिहार के बाद 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में SIR हुआ। चुनाव आयोग ने मई 2026 में 16 राज्यों और 3 UT में SIR के फेज 3 का ऐलान किया है। सबसे पहले SIR पर बिहार में बवाल फंसा और बिहार में जब SIR हो रहा था तो कई याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई। उसके बाद बंगाल में SIR हुआ, उस पर भी कई याचिका डाली गई थी और आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दे दिया। कहा SIR संवैधानिक अधिकार है चुनाव आयोग का, इस पर कोई रोक टोक नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो SIR हुए हैं वो भी वैध है और SIR की प्रक्रिया पूरी तरीके से वैध है। यानी अब SIR पर भारत में विवाद खत्म हो गया। लेकिन बड़ा सवाल, अलग अलग प्रतिक्रियाएं, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश अंतिम होता है। सवाल सीधा है, SIR पर लगातार चुनाव आयोग पर उठाए जा रहे सभी सवाल आज खत्म हो गए। सहयोगी राजेश के साथ मुर्गुब आलम, नक्षत्र न्यूज, पटना। तो कांग्रेस में लॉ ह्यूमन राइट्स RTI के चेयरमैन अभिषेक मनु सिंघवी का क्या कहना है SIR पर आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, यह आपको पहले सुनवाते हैं। 56 पैरा में लिखा है कि आधार जो हमने जोड़ा है वो नागरिकता का प्रमाण नहीं है, जो सही है। कोई नहीं कहता कि आधार नागरिकता का प्रमाण पत्र है। 198 पैरा में लिखा है कि इसी प्रकार से राशन कार्ड भी नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। सही बात है। तो जब ये लिखा है तो ये तो बड़ा स्पष्ट और साफ है कि इसी प्रकार से जो बाकी 10, 11, 8, 9 दस्तावेज हैं वो भी प्रमाण पत्र नहीं हो सकते नागरिकता के। चुनाव आयोग ने सूची दी थी 11 की। आपके जन्म का सर्टिफिकेट, आपके माँ बाप के जन्म का सर्टिफिकेट, आपके कास्ट का सर्टिफिकेट, आपके 10वें कक्षा के परिणाम जो एग्जाम का है उसका सर्टिफिकेट। तो मैं मानता हूं कि जब आधार नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं हो सकता, राशन कार्ड नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकते। लेकिन ये जो पूरी एक्सरसाइज की है चुनाव आयोग ने, ये इन्हीं दस्तावेजों के आधार पे तो की है। तो निष्कासन पहले, निर्णय बाद में। तो SIR की पूरी प्रक्रिया संवैधानिक तरीके से की जा रही है और वैध है, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। जहां भी चुनाव हुए और विपक्ष की जहां पर हार हुई है वहां पर SIR को जिम्मेदार, हाल के दिनों में जिन राज्यों में चुनाव हुआ SIR को जिम्मेदार ठहराया गया कि भाई हमारे वोटर्स को SIR के जरिए, यानी विपक्षी वोटर्स को काट दिया गया, विपक्षी पार्टी के जो समर्थक हैं उनके वोटर्स को काट दिया गया और जिस वजह से इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में मिला या NDA को मिला। ये चर्चा का विषय बना हुआ था। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी था और जैसा हमने अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि 20 याचिका इसके विरुद्ध दायर की गई थी और इन तमाम याचिकाओं की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। अब इसके बाद क्या होगी देश की राजनीति, क्या ये मुद्दा गौन हो जाएगा या विपक्ष उसी मजबूती के साथ इस मुद्दे को उठाते रहेगा, इन तमाम मसलों पर चर्चा करेंगे। बहुत खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है, मेहमानों का तारुफ कराते हैं, उसके चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ सुशांतो मुखर्जी हमारे नेता, बहुत स्वागत है सुशांतो जी। वरिष्ठ पत्रकार है नित्यानंद शुक्ला सर, बहुत स्वागत है सर आपका। राज उरांव साहब है कांग्रेस के नेता, बहुत स्वागत है राज साहब का। श्वेता श्रीवास्तव है बीजेपी की नेत्री है, बहुत स्वागत है श्वेता जी आपका। और डॉक्टर राकेश रंजन है आरजेडी के प्रवक्ता है, नेता है, बहुत स्वागत है राकेश जी आपका। नित्यानंद सर से शुरुआत करते हैं। नित्यानंद सर, जिस भी राज्यों में चुनाव हुआ जहां SIR हुआ और उसके बाद फिर चुनाव हुआ, वहां पर अगर विपक्ष हार गई तो कहा, अगर क्या विपक्ष हारी गई वहां पर तो आरोप रहता था कि नहीं भाई SIR में आपने हमारे समर्थकों को काट दिया, हमारे वोटर्स को आपने लिस्ट करके काट दिया, इस वजह से हमारे वोट कर गए, हम हार गए। अब सुप्रीम कोर्ट ने 20 याचिकाओं की सुनवाई करते हुए कह दिया नहीं भैया ये तो वैध है, संवैधानिक तरीके से ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का हक है, ये सही चल रहा है।
अब किस रूप में देख रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा देश में बन गया था सर एसआईआर। देखिए, एसआईआर जब शुरू हुआ था तो विपक्ष ने इसे एक बहुत बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया। विपक्ष का कहना था कि जो उनके वोटर्स उनका नाम काटा जा रहा है। देखिए, प्रोपोर्शनली आप देखिएगा तो हो सकता है कि जो नॉन बीजेपी सपोर्टर्स हैं उनका वोट हो सकता है ज़्यादा कटा होगा, लेकिन हम ये मानकर चले कि केवल नॉन बीजेपी का वोटर्स ही कटा है, ऐसा नहीं है। वोटर्स की संख्या कटी है, लार्ज स्केल में कटी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो जजमेंट में आज कहा है कि भाई पिछले 40 साल में जो अर्बन पॉपुलेशन है उसका कहीं ना कहीं कुछ उसमें बदलाव हुआ है। लोग रोजी रोटी के लिए माइग्रेट भी किए हैं, दूसरा उसमें बहुत सारे परिवर्तन आए हैं, तो एसआईआर की ज़रूरत है। देखिए, मैं एक चीज़ मानता हूं कि एसआईआर होना चाहिए देश में, जरूरी है, इसमें कहीं कोई नहीं है। जैसे अभी आप अपने चैनल में दिखा रहे थे अभी अभिषेक मनु सिंघवी जी का, देखिए इस देश में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हम लोग डिफरेंट कैटेगरी के कार्ड्स को लेकर आए हैं। वोटर कार्ड है, ड्राइविंग कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, लेकिन इसमें से एक भी कार्ड ऐसा नहीं है, पैन कार्ड है, जो हमारी नागरिकता को इस देश में प्रूफ करता हूँ। तो मेरा तो ये मानना है कि देखिए सारे पॉलिटिकल पार्टीज को एक प्लेटफॉर्म पर आकर विथ कंसेंसस एक डिसीजन लेना चाहिए कि हमको किसी भी चीज के लिए केवल एक कार्ड होना चाहिए, एक वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए, एक वैलिड डॉक्यूमेंट हो कि वो आपके पास है। आपको मैं बता रहा हूँ, आज जीएसटी नंबर अलग है, पैन नंबर अलग है, हम लोग मतलब एक पर एक कार्ड रखते रखते कागजों में उलझ गए हम लोग, बस उसी में उलझ कर रह गए हैं। राशन कार्ड कहीं चाहिए तो ये क्यों चाहिए? एक कार्ड हो, वो यूनिवर्सल कार्ड हो देश का, कि हाँ ये आप इस देश के नागरिक भी हैं, इससे आप वोट भी दे सकते हैं, और जो आपको सरकारी सुविधाएं भी हैं, अगर जो आप उस कैटेगरी में आते हैं तो उस कार्ड में बजाते में वो कोड भी होना चाहिए कि आप बीपीएल में आते हैं, एपीएल में आते हैं, आपको कौन सी सुविधाएं मिल सकती हैं। जब तक इस देश में ये समस्या का समाधान परमानेंट नहीं निकाला जाएगा, इस तरह की चीजें चलती रहेंगी। ये बहुत अच्छी बात नित्यानंद शुक्ला सर ने कही है, ये बहुत बेहद ज़रूरी है। हम दस्तावेजों में उलझे हुए हैं। मेरे पास, अपने पास देखिए, और मेरे पास क्या, सबके पास ये डॉक्यूमेंट्स होंगे, आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, तमाम तरह के कार्ड्स हैं। और जो बीपीएल सूची में आते हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, उनके पास हरा कार्ड, पीला कार्ड, लाल कार्ड, तो कार्ड्स में उलझे हुए। तो क्यों इस देश में एक कार्ड वैलिड नहीं हो सकता है? और सर ने बहुत अच्छी बात कही कि भाई जो उस कैटेगरी में आते हैं उनके लिए कोड जनरेट कर दीजिए कि भाई कार्ड उनके पास भी है, लेकिन ये कोड यानी कि आप बीपीएल श्रेणी में आ रहे हैं। चलिए, श्वेता मैडम का रुख करते हैं। मैम, किस रूप में देख रही हैं आप लोग इसको? जीत के रूप में देख रही हैं? क्योंकि विपक्ष का लगातार आरोप आप लोगों पे रहता था कि भाई भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन को टूल बनाकर हमारे वोटर्स को हटाते चली जा रही है। कि ये इतनी अच्छी प्रक्रिया है, और सुप्रीम कोर्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है तो उस पर तो कोई लैकिंग परंतु होना नहीं चाहिए। ये उन लोगों को तकलीफ हो रही है जो कि बाहर की घुसपैठियों को अपने अंदर समा रखा है अपने फर्जी वोटों के लिए, और जो नाम कट रहा है वो फर्जी जो घुसपैठियां हैं उनका ही नाम कट रहा है। हमारा देश, हमारा राष्ट्र, हमारे लिए सुविधा मिलती है, और ये अपने फर्जी वोटों के लिए घुसपैठियों का नाम न कटे, इसके लिए ये लोग विरोध कर रहे हैं। अगर देश हित में ये देखा जाए तो इससे बढ़िया और कोई डिसीजन हो ही नहीं सकता। क्यों भाई, हमारा देश है, सरकार हमारी है, और हमारे लिए जो सुविधाएं दी जाती है तो दूसरों को हम क्यों दें? मैम, श्वेता जी, आप बहुत अच्छी बात कह रही है। हम भी इस बात की वकालत करते हैं कि भाई जो भारतीय है, जो भारत सरकार की तरफ से या अलग अलग राज्यों की तरफ से जो सुविधाएं अपने नागरिकों को दी जा रही है, वो भारत के जो वासी हैं, जो भारतीय हैं, उनको मिलनी चाहिए। बाहर के लोगों को हकमारी नहीं करनी चाहिए। लेकिन आप इससे इनकार नहीं कर सकती है ना। योगेंद्र प्रसाद का नाम आपको पता होगा, जो सबसे पहले पिटिशनर थे इस मामले में, याचिकाकर्ता। कोर्ट ने जब उनसे पूछा कि भाई आप किस आधार पर कह रहे हो कि जो जीवित लोग हैं उनका वोट काट दिया गया, एक भी आप किसी को प्रस्तुत कर सकते हैं, उन्होंने कुछ लोगों को परिवार के साथ ले गए, वो कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया कि भाई ये जीवित है और इनका वोट काट दिया गया। तो कानून जो चलता है वो सबूत के आधार पर चलता है। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूं कि भाई ये गलत हुआ या सही हुआ, इसमें हम लोग टिप्पणी नहीं कर रहे, लेकिन जो बातें सामने लाई जा रही है एज अ प्रूफ, उसको क्यों कंसीडर नहीं किया गया? ऐसा नहीं है
कि जिनका नाम कटा है आज के आपका जो फैसला आया है उसमें आप देखेंगे कि उसके लिए एक अलग प्रावधान किया जा रहा है। उसमें एक जांच कमेटी बैठेगी, उसके तहत वो आएगा कि जो हमारे देश के नागरिक होंगे जिनका नाम कट गया है उनका फिर से नाम जोड़ा जाएगा। चलिए, ये बात से इस बात को समझा जा सकता है। राकेश जी के पास रुक करते। राकेश जी, चलिए, जो आप लोग लगातार आवाज उठा रहे थे कि भाई वोट कट रहे हैं, अभी हम लोगों ने रिपोर्ट चलाई थी, उसमें हमने बताया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपनी है और जो लोगों का गलती से कहा जा रहा है गलती से कट गया है नाम, उनका नाम फिर से जोड़ा जाएगा। तो जो आप लोग कह रहे थे कि भाई नाम कट रहा है, वो चीजें हो रही कि भाई गलती से नाम कट गया, आप गृह मंत्रालय उस पर देखेगा कि वो भारतीय है कि नहीं, वो रोहिंग्या है या बांग्लादेशी है, और अगर भारतीय है तो उनका नाम जोड़ा जाएगा, लेकिन उनमें कुछ भारतीय हैं जिनका नाम कटा हुआ है। जी इब्राहिम भाई, आपको मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। पैनल में बैठे हुए सभी साथियों को नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। आज का जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट का पूरा सम्मान करते हुए कहा जा रहा है, क्योंकि सवाल जो था एसआईआर पे था ही नहीं। कोई भी विपक्ष का, कोई भी पार्टी का कोई एसआईआर पे सवाल नहीं कर रहा है। सवाल एसआईआर की प्रक्रिया पे थी और ये शुरू कैसे हुआ, आप तमाम जो जनता है उसको जानना चाहिए और बहुत गंभीर ये मुद्दा है, इसलिए मैं बहुत जिम्मेदारी से सारी चीजों की बात मैं कर रहा हूं। वो शुरू वहां से हुआ जब चुनाव आयोग जो है उसकी नियुक्ति की जो समिति थी वहां से शुरू हुआ। जब चुनाव आयोग की नियुक्ति की जो समिति थी, सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि इसमें एक विपक्ष के नेता होंगे, एक प्रधानमंत्री होंगे और एक चीफ जस्टिस होंगे। सरकार ने उसको बदल करके और उसको उस निष्पक्षता को कायम न रखते हुए और एक ऐसा अपने मनमाने ढंग से उसको चुनने की एक नई समिति बनाई जिसमें वो कहीं से भी निष्पक्ष नहीं है, जिसमें दो सरकार की तरफ से रहेंगे, एक विपक्ष के रहेंगे। वहां से शुरू हुई। दूसरा कि जब विपक्ष की सरकार कही कि ठीक है चीजें निष्पक्ष हो रही है तो आप उसके प्रमाण जो है सीसीटीवी जो फुटेज मांगे गए उसको नहीं दिया गया और रातों रात उसके भी कानून बदल दिए गए। क्यों भाई, जब आप निष्पक्ष है तो उसके सबूत जब मांग रही है तो आपको देना चाहिए। आप तीसरा जो आप देखिए कि चुनाव आयोग को संविधान के ऊपर भी बना दिया गया। उसको कह रहे हैं कि सर्विस के समय तो छोड़िए, सर्विस से रिटायरमेंट के बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। आज भी निर्णय जो आया है उसमें कहा गया है कि यदि चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग ने गलत नाम काटे होंगे उसके लिए क्या दंड का प्रावधान है। आप ये कह रहे हैं कि लोगों को इस बार नहीं अगले बार आप वोट डाल लीजिएगा। क्या ये जिम्मेदार और जिम्मेदारी पूर्ण और संवैधानिक क्या ये टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की? एकदम नहीं है। और आप तब कह दीजिए ना कि ठीक है इस बार चुनाव जो है आप नहीं लड़िए, अगली बार चुनाव लड़ लीजिएगा। इस बार चुनाव नहीं किया जाएगा, अगली बार चुनाव हो जाएगा, तो ये भी तो कहा जा सकता है। अब आप बताइए कि एसआईआर में जो कोई भी विपक्ष पार्टी, अभी भी हम कह रहे हैं कि एसआईआर की पे कोई भी पार्टी ये नहीं करे। एसआईआर एक प्रक्रिया है, हमेशा होते रहती है और उसमें वोटर लिस्ट में सुधार होते रहता है। लेकिन इस बार का जो एसआईआर जो अभी जो शुरू किया है उसे मनमाने ढंग से उसकी प्रक्रिया है, नामों को काट दिया जाता है। अब बताइए बिहार में तो जब नाम काटे ही गए, उसमें काटे गए तो आपने यही ना पूछा जा रहा है। अभी मैडम बैठकर के बोल रही है कि घुसपैठियों को बचाने के लिए कहा जा रहा है और आज तक अभी भी इवन चुनाव आयोग ने भी जो अपना एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दिया था उसमें एक वर्ड घुसपैठियों का जिक्र नहीं किया था। आज तक अभी कोई आंकड़ा नहीं आया कि कितने घुसपैठिए हैं इसमें से, और नाम जो है 27 लाख 28 लाख 65 लाख भी आपने कटे थे। अब उसमें ये भी आप नहीं बता रहे हैं कि यदि प्रवासी है तो उसका क्या डिफिनीशन आप दिए हैं। कह रहे हैं कि परमानेंटली शिफ्टेड है या टेम्पोररी शिफ्टेड है, कैसे आप उसको परिभाषा क्या दिए हैं वो भी क्लियर नहीं है। आप चुनाव के समय का, आज बंगाल में भी जो चुनाव हुए उसको कहा जा रहा है कि काउंटिंग के वीडियो फुटेज दीजिए, उसको नहीं दिया जा रहा है और नियम बदल दिए गए कि नहीं 45 दिन के बाद उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा।
तो ये सारी जो चीजें हो रही है, इस पे सवाल था, ये सारी चीजें चुनाव आयोग जो मनमानी कर रहा है। अब आज का जो निर्णय है, आप बताइए उसको सॉरी, आप जो कह रहे हैं कि नया बंगाल में एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया गया था, क्या कहा गया कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है। आप जो है, आप बताइए कि जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में 27 लाख लोगों का नाम आप काट दिए और उसके बाद कह रहे हैं कि उनको कि आप अगली बार वोट डाल दीजिएगा, ये कहीं से भी जायज है? कहीं से भी जायज नहीं है। आप कह रहे हैं कि आप चीजों को सब ढंग से संवैधानिक रूप से एफआईआर और ये सारी चीजें, एफआईआर पे सवाल कहां है? एफआईआर के पीछे की जो मंशा है, जो प्रक्रिया है, जो मनमाने ढंग से काट करके और तत्कालिक जो है जहां चुनाव है वहां पे इनका घुसपैठिया भी पहुंच जा रहा है और मनमाने ढंग से नाम काट के चुनाव जीत ले रहे हैं, उसके बाद इनको तो पता ही है कि चलिए, तो प्रोसेस पे विपक्ष की आपत्ति है और इरादों पर, मंशा और प्रोसेस पर आपत्ति। राज साहब का रुख करते हैं। राज साहब, जो बंगाल का जिक्र राकेश साहब कर रहे थे, बंगाल में ये चीज हुआ है कि भाई इन्हीं जी एक बात और एक बात है, अब इन्हीं के जो है सौरभ मालवीय है जो, वो उनका बयान ये है कि जिनका नाम वोटर लिस्ट से कट गया है उनको इस देश में रहने का कोई हक नहीं। चलिए, ये नहीं ये बता रहे हैं कि क्यों कटा है। चलिए, ये भी सवाल लेते हैं, ये भी सवाल लेते हैं राकेश जी। किस देश के नागरिक है? चलिए राज साहब, जो बातें आ रही बंगाल चुनाव का जिक्र क्योंकि राकेश साहब ने किया, तो बंगाल में तो ये डाटा भी आ गया कि 6,000 लोगों ने रिव्यू के लिए आवेदन डाला, उसमें 4,000 लोगों का स्वीकृत कर दिया गया। तो जिन लोगों का नाम कट रहा है वो प्रोसेस चल रहा है कि भाई आप रिव्यू करके अपना नाम फिर से ऐड कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि जिनका एक बार कट गया उनको फिर अब देश छोड़ना पड़ेगा या हटा दिया जाएगा, वो रिव्यू प्रोसेस चल रहा है। बिल्कुल, देखिए, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जो एसआईआर का मामला चला, एसआईआर का कभी हम लोग विरोध नहीं किए, पर जैसे आरजेडी के प्रवक्ता ने कहा, उसकी प्रक्रिया का हम लोग ने विरोध किया है। और अब चुनाव में देखिएगा, जैसे 90 लाख वोटर्स का नाम काट दिया गया था, जिसमें 27 लाख वोटर्स का नाम रखा गया था स्टे पे, और 27 लाख जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि भाई 27 लाख स्टे पर रखा गया, पर उसका कोई अभी तत्कालीन डिसीजन नहीं आया है। और चुनाव के वक्त में इस तरह के अगर आप गड़बड़ी करते हैं तो जाहिर सा बात है कि लगता है कि निर्वाचन आयोग पक्षपात कर रही है, किसी एक विशेष दल के एजेंट बन के काम कर रही है। और इस तरह का अब देखिएगा, चाहे बिहार हो, चाहे आप बंगाल हो, और बहुत सारे राज्य में चुनाव से पहले नाम उड़ा दिए जा रहे हैं और कुछ नए नाम भी आ रहे हैं। बिहार में आप देखेंगे कि जहाँ पे पालतू जानवर कुत्तों के नाम पे भी वोटर कार्ड जारी हो गए थे, जिसके लिए बहुत बवाल हुआ था। और करीब करीब विदेश के हीरो हीरोइन जो है, ब्राज़ील की मॉडल का आधार का मतलब वोटर कार्ड यहाँ बन गया था। तो ये सब ये सब कैसे बन रहा है? क्या निर्वाचन आयोग को नहीं दिख रहा है, या किस तरह का इंटेंसिव रिवीजन कर रही हैं वो? तो ये उनकी प्रक्रिया पे सवाल उठाता है, और इस प्रक्रिया पर जनता आज विश्वास नहीं कर रही है। वो एक एक चीज़ देख रही है कि किस तरह से फर्जी वोटर्स को ऐड किया जा रहा है और असली वोटर्स को उड़ाया जा रहा है, और चुनाव के परिणाम को हेरफेर किया जा रहा है। चलिए, सुशांत दा का रुख करते हैं। सुशांत दा, किस रूप में आप देख रहे हैं, क्योंकि आप लोग लगातार चुनाव के बाद से इस मुद्दे को उठा रहे थे, बहुत मुखर भी आप लोग रहे हैं इस मुद्दे को लेकर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो आज निर्णय है उसके बाद? सबसे बड़ी चीज़ है कि एसआईआर करे, ये कौन कर रहा कि ना करे, लेकिन हम लोग का डिमांड और एक है कि जैसे हमारे यहाँ चुनाव होंगे 29 में, ठीक है, आप उसको 27 तक कंप्लीट कर लीजिए। लेकिन वो करेंगे कब कंप्लीट? जिस चुनाव से ठीक 3 महीना पहले, कि आगे पीछे आप कुछ करे ही नहीं। और ये वोट कटिंग का हमने देखा आज आपको बंगाल के चुनाव में, एक बूथ की खाली वोट, जो आपको न्यू टाउन के एक बूथ में जो 450 करीब वोट, 440 वोट से एक विपक्ष में, अभी जो विपक्ष में टीएमसी जीत रहे थे, अब उसके क्या कर दिया, उसको ब्लॉक कर दिया, उसको रोक दिया गया। उस दिन काउंटिंग नहीं हुआ, उसको 4 नहीं 5 को किया वो काउंटिंग, अब 200 कुछ वोट से वो जीत गए। जब उस क्षेत्र में आपका नहीं है, क्यों रोक दिए, क्या बोल दिए, कुछ एक तो नया कॉज बता के उसको रोक देते हैं। ये जो चीज़ है ना, लोगों का डाइवर्ट हो रहा है कि लोग को समझ में आ रहा है कि भाई ये गलत हो रहा है। देखिए 52 लाख वोट, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुस्लिम का वोट कटे हैं, हिंदुओं का भी, सबका वोट कटे हैं। लेकिन वोट काटने का टारगेट ये लोग, जैसे अभी रांची में, हमारे झारखंड में
आप देखिएगा सबसे ज्यादा अगर वोट कटेगा तो संथाल और इधर आपको चाईबासा साइड, दोनों तरफ। यहाँ पर हम लोग का क्या है कि टाइटल दो टाइटल है हर किसी का। जैसे हम मुखर्जी है, मेरे फादर अगर मुखोपाध्याय है तब गए आप। अगर आप सोचिए संथाल में रहते हैं, बेटा नौकरी करने अगर यहाँ चलाएं, आपको रांची चलाएं और यहाँ पर अगर वो आधार कार्ड बना दें तो उसका वहाँ पर नहीं रहेगा वोटर लिस्ट में नाम। तो ये जो माहौल बनाएंगे और ये जबरन बनाएंगे तो इसको देखने की जरूरत है। इसीलिए कहते हैं कि एक टाइम पीरियड फिक्स हो कि भाई 27 के अंदर आप इसे कंप्लीट कीजिए। जिसको कोर्ट जाना है, जिसको आगे कुछ करना है वो करेंगे, लेकिन यहाँ ऐसे नहीं होंगे कैसे? एकदम चुनाव से पहले 6 महीना पहले, 4 महीना पहले खत्म कर देंगे। आप लोग सुप्रीम कोर्ट जाते रहिए, फिर बोल देंगे कि भाई चलिए ना, 30 लाख वोट है, इसको भी बाद में दे दीजिएगा, नेक्स्ट बार दे दीजिएगा, कोई बात नहीं। हम सुप्रीम कोर्ट का विरोध नहीं कर रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को जो परोसे जाते हैं, जो बात रखे जाते हैं, वो पूरा टेक्निकली इन लोग पूरा कंप्लीट करके रखते हैं। आप बताइए चुनाव आयोग के जो बात है कि कौन चुनेंगे, चुनने में विपक्ष पक्ष दोनों सब चीज़ अपने रह जाते हैं। मैंने एक चीफ जस्टिस को देने, किसी को भी एक अच्छे पद के लोगों को रखे, कुछ नहीं। यहाँ पर जो माहौल चल रहा देश में, देखिए हर जगह, हमने बंगाल देख लिया, अब देखिए उत्तर प्रदेश में, अब उत्तर प्रदेश में देखिएगा कि अरेस्टिंग होगा, ईडी जाएंगे, सीबीआई जाएंगे, अब वहाँ पर लगे रहेंगे। किसके पास लगे रहेंगे? जो आएंगे नहीं, जो हटेंगे, जो बुलाने वाले नहीं उसका घर जाएंगे, डिस्टर्ब करेंगे। इसी तरह से चल रहा। हमें लगता है कि इसको रोकने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट अगर ऐसे कह रहे हैं, इसको फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट, अभी देखिएगा बहुत किसी का, लोगों का जो वोटर लिस्ट से कट गए नाम, वो निश्चित तौर पर आ जाएंगे, लेकिन ये पहले लाने के लिए हम कहते हैं कि 27 तक ये कंप्लीट करे। झारखंड में भी कटेगा तो वो जो सही है उसको दिशा देने के लिए ये करने की जरूरत है। जी चलिए, तो विपक्ष का अपना तर्क है, सत्ता पक्ष का अपना तर्क है। पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए, वरिष्ठ पत्रकार, और ब्रेक के बाद उनसे जाने समझने की कोशिश करेंगे कि विपक्ष का आज भी जो कंसर्न है, उस कंसर्न का जवाब क्या है। तो एसआईआर पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्या कहना है झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और मंत्री इरफान अंसारी का, एक बार वो भी सुनाते हैं आपको। हम लोग भी तो बराबर एसआईआर को सही बता रहे हैं, उनका स्वागत करते हैं, लेकिन एसआईआर का इस पहले जितने भी एसआईआर के द्वारा काम किए गए हैं, नए वोटर को जोड़ने के लिए किया गया है, मृत वोटर को हटाने का काम किया गया। लेकिन इस बार तो देख रहे हैं कि बिहार और बंगाल में सिर्फ हटाने का ही काम हुआ है, तो वो नहीं होना चाहिए, ये जोड़ने वाला होना चाहिए। एसआईआर का काम जो पात्र हैं, योग्य हैं, उन लोगों को जोड़ने वाला होना चाहिए। हम तो एसआईआर का हम लोग स्वागत करते हैं, लेकिन उसकी प्रक्रिया जो चुनाव आयोग कर रहा है उसका हम लोग विरोध करेंगे, डिलिस्टिंग का। देखिए, बिल्कुल सही कहा है कि एसआईआर जो है ये गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन जो सिस्टम है, जो प्रक्रिया ये लोगों ने यूज किया है वो गलत है। जो बिहार में जो किया गया वो गलत है, जो पश्चिम बंगाल में जो किया गया वो गलत है, और जो झारखंड में जो करने जा रहा है वो भी गलत है। इसका विरोध करेंगे हम लोग। आज आप देखिएगा कि बंगाल में 1 करोड़ से अधिक लोगों का नाम काट दिया। एक परिवार में अगर 8 आदमी है तो वहाँ 4 आदमी का नाम काट दिया। वो 4 आदमी क्या बाहरी है? ये बताएं मुझे। तो वो बताइए, अब भाई भाई को जुदा कर दे रहे हैं। जब आप उसका वोटर लिस्ट से नाम काट दिए, अधिकार से नाम काट दिए, स्वतः वो तो बाहरी हो जाएगा। वो तो कहीं के ना पाकिस्तानी होगा ना बांग्लादेशी होगा, वो कहाँ हो जाएगा भाई? उसे किसी सेंटर में आप भेज दीजिएगा, वहाँ तड़पेगा, फिर बोलिएगा रिफ्यूजी है ये। तो बिहार की एसआईआर प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराते हुए इसे वैध और संवैधानिक बताया है, जिसके बाद अब इस पर प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई। एनडीए के नेता सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रहे हैं, तो वहीं विपक्ष कांग्रेस एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रही है। सुप्रीम कोर्ट का जो कथन है उसका पूरे देश का लोग स्वागत करता है, हम भी स्वागत करते हैं, देश के हर एक नागरिक स्वागत करता है। एसआईआर पर तो यह स्वतंत्र संस्था है, चुनाव आयोग का भी स्वतंत्र संस्था है। इसके माध्यम से ये मतदाता सूची में जो डुप्लीकेसी था उसकी पूरी समाप्ति हो रही है। जो लोग घुसपैठिया के तहत भी नाम जुड़ाना चाह रहे थे,
बिना साक्ष्य का वैसे लोग भी हट रहे हैं। तो इस तरह से मतदाता शुद्धिकरण का कार्यक्रम है, देश के नागरिकता शुद्धिकरण का कार्यक्रम भी है। इसलिए अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसे ठही ठहराया तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश के जनमानस के आकांक्षाओं को सम्मान किया। चुनाव आयोग पर लगातार सवाल खड़े किए जाते रहे, जनता के जनादेश का भी अपमान किया इंडी गठबंधन के घटक दलों ने, चाहे बिहार में एसआईआर हो या पश्चिम बंगाल में हो। मृत व्यक्तियों का नाम वोटर लिस्ट में रहे यह जिद था, डुप्लीकेसी वोटर लिस्ट में रहे यह जिद था। एसआईआर तो पूर्व में भी हुआ था, अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी मुहर लगा दिया। अब विपक्ष की राजनीतिक पार्टियों को अपना नजरिया साफ करना चाहिए कि जनता में जो आप भ्रम पैदा कर रहे थे, चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर सवाल खड़ा कर रहे थे, अब नजरिया साफ करिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैध कहा है, माफी मांगिए इस देश की जनता से कि हमने आपको गुमराह किया था और चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा करके संवैधानिक संस्थाओं का अपमान किया था। राजा बोला रात है तो मंत्री बोला रात है, यह सुबह सुबह की बात है। मंत्री तक तो बात ठीक है, लेकिन जब इंसाफ की कुर्सी पर बैठे लोग भी राजा की हर बात को सही ठहराने को विवश हो जाएंगे, तो भाई साहब इस बात के लिए चिंतित रहिए कि एक दिन ये जेन जी सबको बदलेगा, हुकूमत को भी और इंसाफ की कुर्सी पर बैठे लोगों को भी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने आज एक महत्वपूर्ण फैसला दिया। एसआईआर की प्रक्रिया को सही बताया। एसआईआर की प्रक्रिया देश के लिए और संवैधानिक मूल्यों पर है, ये बात सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी के द्वारा कही गई और विपक्ष की वैसी मानसिकता का अंत हुआ जो लगातार बाहरी लोगों को देश में प्रश्रय देने का काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि एसआईआर के माध्यम से ना किसी को नागरिकता मिलती है और ना ही किसी की नागरिकता छीनी जाती है। चलिए, तो अलग अलग राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं वो भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई है। हम वापस अपने मेहमानों का रुख करते हैं और नित्यानंद शुक्ला सर का रुख करते हैं। सर, ये जानना आप समझना चाहेंगे कि जो विपक्ष लगातार कह रहा है कि भाई हमको प्रोसेस पर अभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं है, और जो राज उरांव साहब जिक्र कर रहे हैं, राकेश साहब ने जो उदाहरण पेश किए हैं कि कहीं पर डॉक्स के नाम आ गए, कहीं बीएलओ के बहुत सारे हस्ताक्षर आ गए, कहीं ब्राज़ीलियन मॉडल का नाम है, तो इसको क्या एड्रेस करने की आवश्यकता है कि भाई हाँ, आपका जो कंसर्न है उसको हम एड्रेस कर दे रहे हैं कि ये क्यों हुआ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं सर जिसको हम टाइपो एरर या ह्यूमन एरर नहीं कह सकते हैं। देखिए, एक चीज़ तो आप सबका सुने कि एसआईआर होना चाहिए, तो कम से कम चलिए इस पर तो सहमति है कि एसआईआर से किसी का विरोध नहीं है। बात आती है प्रोसेस पर। प्रोसेस जी। तो देखिए, आज कुछ लोग बोल रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का होना चाहिए था, जो चुनाव आयुक्त का निर्णय होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, और आज जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पक्ष में नहीं आता है तो जब आप चीफ जस्टिस को भी क्रिटिसाइज करते हैं तो वो भी रहते तो कहते कि सरकार का है। तो देखिए, उसमें किसी का ये कहना कि चीफ जस्टिस रहते तो इससे बेहतर हो सकता था, और वही सुप्रीम कोर्ट जब जजमेंट देता है एज ए जुडिशियल कैपेसिटी तो आप उसको मानने से कहीं ना कहीं कहते हैं कि नहीं, ये सरकार के प्रभाव में है। तो ये बात को मतलब दोनों चीज़ें नहीं चल सकती हैं। दूसरी बात है कि प्रोसेस में ऑब्वियस है कि प्रोसेस जितना ट्रांसपेरेंट रहेगा लोगों का कॉन्फिडेंस उतना होगा, और ये बिल्कुल सही बात है कि सरकार को वो या इलेक्शन कमीशन को हर वो प्रोसेस से गुजरना चाहिए जिससे लोगों का कॉन्फिडेंस बना रहे। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। झारखंड में भी अब प्रोसेस शुरू हो गया है। मैं बताता हूँ, मैं 50 साल का हो गया हूँ, लेकिन मैंने लाइफ में पहली बार वोटर लिस्ट में नाम अपना डलवाया था 2014 के चुनाव में, और हम हस्बैंड वाइफ 2014 में वोट किए थे। आज मेरा जो लिस्ट 2003 का जारी हुआ उसमें मेरा भी नाम नहीं है। तो मैंने अपने रिपोर्टर से बोला, वो फ़ोन लगाया एक इलेक्शन कमीशन, उन्होंने पूछा कि 2003 में, हम बोले कि नहीं, मेरा वोटर आईडी कार्ड नहीं था। तो आपके फादर कहाँ हैं? हम बताएं बिहार में, सिवान जिले के। तो बोले कि कोई बात नहीं, आप मैट्रिक कहाँ से किए हैं? बोले बिहार से किए हैं। तो आपके पास मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है? तो है। तो क्या है कि देखिए, थोड़ा हम लोग विरोध करते हैं, प्रोसेस पर क्वेश्चन उठाते हैं, लेकिन आम जनता को अवेयरनेस क्रिएट करना भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज का एक काम है। आपके पास एक पूरा सिस्टम है। नाम अगर जो कट रहा है तो नाम जुड़े कैसे? देखिए, मैं तो हिंदू हूँ, बाय कास्ट ब्राह्मण हूँ,
मैं बिहार से बिलोंग करता हूं, मेरा नाम अगर जो कटता है तो मैं बांग्लादेशी तो नहीं हो जाऊंगा। इसलिए कि मैं बिहार में मेरा खतियान है, मैंने मैट्रिक पास किया, 12th किया, ग्रेजुएशन किए, मेरे पिताजी का वोटर आईडी कार्ड में नाम है, तो कहीं ना कहीं से वो बताया गया कि उतना भी पैनिक मत होइए, वो प्रोसेस है, उसमें नाम जुड़ जाएगा। तो क्या है कि देखिए, लोगों के बीच में पैनिक क्रिएट करने से ज़्यादा बेहतर है लोगों के बीच में अवेयरनेस बनाए कि आप डॉक्यूमेंट्स अपना तैयार करिए, और जो लोग इस देश के हैं उनके पास कोई ना कोई किसी न किसी फॉर्म का डॉक्यूमेंट उनके बाप दादा के पास जरूर हो। उसके लिए जमीन का ही डॉक्यूमेंट होना जरूरी नहीं है, राशन कार्ड भी हो सकता है। उनके बाप दादा अगर जो वोटर लिस्ट में थे तो उनका नाम यहाँ से नहीं कट सकता है। सर, आप जो बोल रहे हैं वो बहुत अच्छी जायज़ बात बोल रहे हैं, लेकिन सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स की अगर मांग रहती सर तो शायद उतनी चिंता नहीं होती। अब जैसे 2003 का मांगा जा रहा है कि आपके पिता कहाँ वोट किए, तो वो हर किसी के लिए ढूंढ पाना, या पिता जीवित नहीं है, वो इलेक्शन कमीशन में जैसा इलेक्शन, वही मैं बता रहा हूँ। देखिए, एक तो क्या है कि मैंने पहले कहा कि ट्रांसपेरेंसी केवल बोलने के लिए नहीं होनी चाहिए, वो दिखना भी चाहिए, और ये सरकार और इलेक्शन कमीशन दोनों का काम है। इसमें उनसे नहीं है कि वो लोग अपना प्रोसेस शुरू कर दिए और सारी मेरी ही जिम्मेदारी रहे कि मैं दूं। मैं अगर जो वैलिड नागरिक, देखिए जो बाहर से आए हैं उनकी नागरिकता चली जाए या वोटर लिस्ट में नाम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इस पर तो सब एग्री करेंगे, लेकिन जो जेन्युइन वोटर हैं तो वोट देने का उनका अधिकार है, और वो अधिकार की रक्षा होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए ये इलेक्शन कमीशन को और सरकार के स्तर पर होना चाहिए कि कोई एक, मैंने इसीलिए बोला कि देश में एक ऐसा सिटीजनशिप होना चाहिए कि एक कार्ड से सब कोई को एक वैलिड हो कि आपको वो सब जगह मान्य होगा ही होगा। और इसमें हम लोग कितनी ट्रांसपेरेंसी ला सकते हैं, और इलेक्शन कमीशन और क्या डॉक्यूमेंट ला सकता है, क्योंकि देखिए इस देश के हम नागरिक हैं तो हमारे परिवार में कोई ना कोई हमारे ऊपर के जनरेशन में वोट तो किया होगा। ऐसा तो नहीं है कि वो जनरेशन हम कोई वोट नहीं किया होगा, या उनके पास कम से कम राशन कार्ड होगा, कुछ तो जरूर होगा, कोई तो पढ़ा लिखा होगा जिसके पास मैट्रिक का या कोई सर्टिफिकेट हो कि कम से कम वो प्रूफ कर सके कि नहीं सर, ये आप इस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं तो आप ये कोई भी कार्ड्स नहीं मान रहे। 2003 में जहां पर वोट कास्ट किया है उसका पूरा डिटेल चाहिए, तो ये तो सर टफ हो जा रहा ना कि भाई हम अपना भी डॉक्यूमेंट रखें, अपने पिताजी का हम कहाँ पर वोट किए। और बहुत ऐसे लोग आप जानते हैं कि जो भाड़े में रहते हैं, किराए में रहते हैं, वो आज यहाँ पर रह रहे, कल शिफ्ट करके दूसरी जगह, तो वापस आइए वहां से पूरा डिटेल उनको निकालना पड़ रहा वोटर लिस्ट। इलेक्शन कमीशन में जो शायद बताया गया है, देखिए अभी तो मैं भी इसी प्रोसेस में आ रहा हूं। ये सर येलो आई थी मेरे घर पे, तो मैंने एज अ जर्नलिस्ट उनको ग्रिल भी किया। तो ये प्रोसेस जो मैं आपको कह रहा हूँ ये पूरी गंभीरता के साथ कह रहा हूँ कि यही प्रोसेस है कि जो लोग, मान लीजिए किसी की शादी हो गई है, उन्होंने अपना पता बदल दिया, तो उनके पिता 2003 में कहाँ वोट किए थे उसका पूरा डिटेल उनको चाहिए। तो ये एक कठिनाई हो रही है सर। हालांकि आप जो पारदर्शिता की बात कह रहे हैं वो एक अच्छी बात आप कह रहे हैं। चलिए, नित्यानंद शुक्ला सर को हम विदा देते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आप इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े। और श्वेता जी का हम रुख कर लेते हैं, बीजेपी की नेत्री है श्वेता जी। जो बातें हो रही है, देखिए समस्या तो हो रही है, आप भी इस बात को जानती होंगी, आपके पास, आप भी नेत्री हैं, आपके भी पास बहुत लोग फरियाद लेकर आते होंगे, उम्मीद लेकर आते होंगे राहत को लेकर, तो आप इस तरह की समस्याएं देखती होंगी। पार्टी जो लाइन है उससे अगर ऊपर उठकर आप देखेंगे तो ये समस्या हो रही है। जो नित्यानंद शुक्ला सर कह रहे थे कि भाई पारदर्शिता होनी चाहिए और लोगों को जागरूक करना चाहिए। आप भाई अपने दस्तावेज जुटाइए, अपने पिताजी के दस्तावेज जुटाइए, कहाँ पर उन्होंने वोट किया। तो ये जो एक समस्या है इसको सरल बनाने की आवश्यकता आपको नहीं लगता कि, और विपक्ष के जितने सवाल हैं उनको एड्रेस करने की आवश्यकता है कि एड्रेस कर देंगे सवाल ही नहीं होंगे? जो नाम कटते हैं उसके, जो भी नाम कटते हैं उसके अलावा उसके साथ एक फॉर्म दिया जाता है नाम जोड़ने की प्रतिक्रिया के लिए। अब नाम को जोड़ना है तो हमको तो कोई ना कोई प्रूफ देना ही होगा। अगर बिना प्रूफ के हम नाम जोड़ देते हैं तो फिर इस प्रक्रिया का क्या फायदा? फिर तो जहां हम थे वहीं आ जाएंगे, हर किसी का नाम जुड़ जाएगा, हर कोई उस वोटर लिस्ट में आ जाएगा। जिस परेशानी से हम हटने की मैंने ताकत लगाए हैं, और आज तो मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है उसपे तो प्रश्न चिन्ह लगाने का कोई मैंने सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि वो सर्वोच्च न्यायालय है, उसके आगे कोई न्यायालय नहीं है, तो उसपे तो हम कोई प्रश्न नहीं उठा सकते हैं। और जहां तक नाम कटा है उसके साथ एक फॉर्म दिया जाता है, एक अवधि दी जाती है, उस अवधि के पहले उसमें एक प्रमाण के साथ उसमें नाम डाला जाता है। और इसमें वो लोग प्रश्न उठा रहे हैं जिनको, जो भी फर्जी अकाउंट्स बना रखे हैं, फर्जी आई कार्ड बना रखे हैं, फर्जी, आप देखेंगे कि कितने
आधार कार्ड जो कि फर्जी है, और वो हमारे यहाँ आके लाभ ले रहे हैं। जो भाई हमारे बच्चों को जो सरकार जो सुविधाएं दे रही है वो हमारे भारतीयों को दे रही है, हम बाहर वाले को क्यों दे? और जो पार्टियां इस पे ऑब्जेक्शन कर रही है वो वही पार्टी है जिनको फर्जी वोट चाहिए। अगर वो कांग्रेस के लोगों का नाम मतलब कि वोट कटता है या सपा का कटता है या जेडी का कटता है, तो बीजेपी का भी कहीं ना कहीं कट रहा होगा। तो बीजेपी के लोगों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैडम आप जो कह रही है कि भाई जिनका नाम कट गया उनको एक चांस मिल रहा है, उनको फॉर्म भरने दिया जाता है, फॉर्म 6 उसे कहते हैं कि फॉर्म 6 उन्हें भरने दिया जाता है। आप बिहार से आती हैं, आपको बिहार में क्या आंकड़े या वो नंबर्स आपके पास है कि बिहार में फॉर्म 6 भरकर कितने लोगों ने अपना नाम वापस से जुड़वाया? कि आपके पास वो आंकड़े हैं क्या? अरे पिछले ही चुनाव में भाई साहब हमने अपने एरिया के बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका नाम कटा था और उनका नाम हमने जुड़वाया। उनके पास दस्तावेज अवेलेबल थे। जिनके पास दस्तावेज अवेलेबल नहीं है भैया, उनको तो बहुत सारे लग रहे हैं। और जिनके कहते हैं ना कि साच को आज क्या, उसमें जो लिस्ट आता है उसके साथ किसी न किसी व्यक्ति का नाम लिखा हुआ रहता है। उसके घर का एक आदमी का नाम नहीं रहता है, दूसरे आदमी का नाम रहता है। उस आदमी का नाम जोड़ करके भी उसमें मतलब कि एडमिट करवाया जा सकता है। चलिए राकेश जी का एक बार रुक करते हैं। राकेश जी, जो श्वेता जी कह रही हैं, आप कितना इत्तेफाक रख रहे हैं उनकी बातों से? ये लोग का बस एक ही मकसद है कि किसी चीज के डेटा नहीं देंगे, कोई चीज बताएंगे नहीं, किसी चीज का सबूत नहीं देंगे, किसी भी निष्पक्ष कोई चीज हो रही है उसका सबूत नहीं देंगे। सेम वही तरह का बयान है कि जिस प्रकार चुनाव आयोग और बीजेपी में कोई अंतर नहीं रह गया है। अब जनता को चाहिए कि निष्पक्षता का एक भी सबूत तो दे। उनको वोटिंग का वीडियो मांगा जाता है, उसका भी वीडियो नहीं देते हैं। उसको भी रातों रात नियम और कानून बदल देती है सरकार और चुनाव आयोग को बचा लेती है। काउंटिंग के लिए सबूत मांगा जाता है, उसका भी नहीं देती है। वोटर का वोट जब काटा जाता है, क्यों काटा गया है उसका भी नहीं बताती है। सुप्रीम कोर्ट के इंटरवीन करने के बाद तुमसे मैं बताती भी है तो उसमें एक कहती है कि ठीक है, यदि नहीं ऐसा है तो अगली बार वोट दे लीजिएगा। सरकार से या विपक्ष जो है बार बार तो यही कह रहा है ना कि एसआईआर जो है, यदि प्रक्रिया जो है वो की जा रही है तो ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है कि 6 महीना पहले कंप्लीट हो जाए जहां चुनाव है और लोगों को अपनी शिकायतें दर्ज कराने का, अपनी जो भी यदि वैलिड वोट कटे हैं तो उनको भी अपील में जाने का और उससे पूरी तरह निर्णय हो जाने तक वहां पे पहले हो जाए सारी चीजें, तब उस वहां पे चुनाव हो। अब आप बताइए, हर जगह इस ढंग से क्रिएट किया जा रहा है कि लोगों को ये समय ही नहीं मिले। मान लीजिए जो प्रवासी है, जो अलग अलग सिटीज में रहते हैं, जैसे बिहार की समस्या है, यहाँ से पलायन की जो बहुत बड़ी समस्या है, जो बाहर गए हुए उनका वोट कट गया है, अब वो कह रहे हैं आप यहाँ के वोटर नहीं है। यदि जो लोग गए हैं बाहर, क्या उनके हक नहीं है कि आकर के उनका नाम जोड़ा जाए, सारा किया जाए? नहीं कह रहे हैं कि अब लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है, नाम में थोड़ा सा अंतर है और शादी हो गया, मान लीजिए कि किसी मुखर्जी का और किसी का बनर्जी हो गया, ये सारी चीजें, क्या उससे स्पेलिंग मिस्टेक है, उसको भी कह रहे हैं आप वोटर नहीं है। बात यही है कि अपने तरीके से चुनाव आयोग को लगा दिया गया है कि कहां कैसे कितना वोट काट करके और उससे भी उसके बाद काउंटिंग में भी धांधली करके बस सत्ता पे कब्जा कर लेना है। इसकी पूरी मंशा ये है कि कैसे लोकतंत्र का भला वोट किया जाए। संविधान का जो हवाला दे रहे हैं लोग, संविधान, एक बात याद रखिएगा इब्राहिम भाई, हिटलर भी संविधान का ही उपयोग करके आया था और बहुत सारी चीजें जो हुई है, बहुत सारे जनाचार जो बने हैं संविधान का उपयोग करके ही बने हैं। लोकतंत्र का गला घोटा गया है संविधान का उपयोग करके ही, लेकिन उसका अंत भी वैसे ही हुआ है। तो ये जो तमाम चीजें जो कही गई है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी जो है, चीजें बदलती है निश्चित रूप से। आज ये फैसला आया है तो सुप्रीम कोर्ट भी अपने फैसलों को रिव्यू करता है। हो सकता है कि आज नहीं तो कल, मैं कह रहा हूं ना, देखिएगा इस फैसले की भी रिव्यू होगी और कहा जाएगा कि जो गलत हुआ। एसआईआर जो है, एसआईआर पे सवाल किसी का नहीं है। एसआईआर जो है वो होनी चाहिए, सब लोग कह रहे हैं, लेकिन एसआईआर
के पीछे छुप करके और लोकतंत्र का जो है गला घोटा जा रहा है और सारे वोटर अपने मनमाने ढंग से वोट को मैनिपुलेट किया जा रहा है, रिजल्ट को मैनिपुलेट किया जा रहा है, इस पे सवाल है। चलिए, और एक और लास्ट बात कि सुप्रीम कोर्ट के पूरे फैसले में क्या ये कहा गया है कि यदि एसआईआर की प्रक्रिया में यदि गलती किया होगा चुनाव आयोग, मनमाने ढंग से किया है, किसी वैलिड वोटर का नाम कटा है, तो क्या उस पे क्या उसको पनिशमेंट मिलेगा, क्या सजा मिलेगा? लेकिन सरकार ने तो नियम ये बदल दिया है कि उसको सर्विस के दौरान क्या, सर्विस के बाद भी रिटायर भी हो जाएगा तो उससे कोई कार्रवाई नहीं होगी। चलिए, ये नहीं होगी, ये जो राकेश जी कह रहे हैं कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी, माफ कीजिएगा, कोई कार्रवाई नहीं। राकेश जी जो कह रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करने की आवश्यकता है। राज साहब का रुख करेंगे, लेकिन एक बार मैडम से एक क्विक रिस्पॉन्स ले लेते हैं। मैम, जिस तरह से एसआईआर को लेकर विपक्ष के कई सवाल है, एक जमाने में मैडम आप मेरी आवाज सुन पा रही है क्या आप? चलिए, मैडम को रिकनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, कुछ तकनीकी खामियों से मेरी आवाज़ नहीं जा रही है। राज साहब का रुख करते हैं। राज साहब, मैडम से जो सवाल था आप ही से ले लेते हैं, हालांकि ये सत्ता पक्ष का सवाल था। ईवीएम पे लगातार आप लोग सवाल उठा रहे थे और अब एसआईआर पर उठा रहे। जीएल नरसिंह राव ने एक बुक लिखी थी, डेमोक्रेसी एट रिस्क, आपने पढ़ी होगी, और उसकी प्रस्तावना लाल कृष्ण आडवाणी साहब ने लिखी थी। और उसमें स्पष्ट तौर पर था कि भाई किस तरह से इसका मिसयूज हो सकता है, किस तरह से हैक हो सकता है। लेकिन लगातार आप चुनाव हारते हैं, उसके बाद आप लोग ईवीएम को दोष देते हैं, और ये एक पैटर्न बन गया। और सत्ता पक्ष कहना कि भाई चुनाव हार जाते हैं तो आप लोग ईवीएम को दोष देने लगते हैं। एसआईआर वाले मामले में यही हो रहा है। देखिए, सत्ता पक्ष चुनाव जीतने के लिए हर हथकंडा को इस्तेमाल कर रही है। उन्हीं की पार्टी ने, जीवीके जी ने, और जो डेमोक्रेसी एट रिस्क लिखा था किताब, उसमें उन्होंने खुद बोला था कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से इस प्रक्रिया को अविश्वासी प्रक्रिया बताया था, और किस तरह से गड़बड़ उसमें बताया गया था, किस तरह से हैक हो सकता है। और अब देखिए, दुनिया के जितने भी बड़े बड़े देश हैं, समृद्ध देश हैं, अमेरिका हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, रसिया हो गया, सभी लोग बैलेट पेपर पे आज के डेट पे विश्वास करते हैं और वोट करते हैं। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक संसाधन इतने हो गए हैं कि आज एआई जैसी टेक्नोलॉजी आ गई है जो खुद सोचती है, समझती है और जवाब देती है, और उसे हैक भी किया जाता है, हर मशीन को हैक कर लिया जाता है। मैं एसआईआर की जितनी प्रक्रिया आज हो रही है जी, मुझे डेली फ़ोन आते हैं लोगों के, चाहे कुल्हान से आती है, चाहे संथाल से आती है, सभी कुछ ना कुछ बात बताते हैं। मैं अपना सभी एक ही प्रश्न करते हैं कि किस तरह से उनका वोट आज एसआईआर में काटा जा रहा है। किसी को पूछा जाता है कि भाई आप कहीं और रह रहे हैं, आपका आधार कार्ड में नाम, एड्रेस कहाँ है, किधर और है, उन्हें ये नहीं बताया जाता कि किस तरह से नाम जोड़ा जाए। आज सबसे ज़्यादा दुविधा झारखंड में मुझे लगता है, क्योंकि ये आदिवासी क्षेत्र और बहुल क्षेत्र है। एक समय ये पिछड़ा क्षेत्र हुआ करता था, यहाँ पे लोग शिक्षा का अभाव हुआ करता था, और बहुत लोगों के पास ज़मीन के पट्टे नहीं थे, बहुत लोगों के पास मैट्रिक पढ़ाई नहीं किया, किसी के पिताजी देहांत हो गए तो उसका डेथ सर्टिफिकेट नहीं बना, जन्म मृत्यु नहीं है, और जो इसके पास था पुर्जा बनता था वो कहाँ रखा गया किसी को मालूम नहीं। तो ये मैं बता रहा हूँ कि भविष्य में सबसे ज़्यादा परेशानी झारखंड में आ रहा है, और यहाँ जनजातीय लोगों के लिए होने वाला है जी। और उसका कारण था कि पूर्व में उनके पिछड़े, आज तो भले वो मुख्य धारा से जुड़ गए हैं, पर पूर्व में मुख्य धारा से नहीं जुड़े हुए थे, और वैसे लोग जो वोट नहीं करते थे या जो पढ़े लिखे नहीं थे, मैट्रिक का सर्टिफिकेट नहीं था, और बहुत से डॉक्यूमेंट उनसे वो उनके पास नहीं थे, आज वो नहीं दिखा पा रहे हैं अपना। और ये इसमें मैं बता रहा हूँ कि आने वाले समय में आज झारखंड में आदिवासी ही का राज्य में आदिवासी ही का वोटर उड़ने वाला है। चलिए एक बार मैडम का रुख कर लेते हैं। श्वेता जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। श्वेता जी, जो विपक्ष का कहना है कि भाई लगातार हम लोग ईवीएम पर भी दोष देते आए कि ईवीएम का आप लोग मिसयूज़ कर रहे हैं, आज एसआईआर पर आप लोग एसआईआर की प्रक्रिया को मिसयूज़ कर रहे हैं, और तो इसको जस्टिफाई इस तरह से कर रहे हैं विपक्ष के लोग कि भाई जीएल नरसिंह राव जो है उन्होंने एक बुक लिखी थी डेमोक्रेसी एट रिस्क, जिसकी प्रस्तावना लाल कृष्ण आडवाणी ने लिखी थी, और उन्होंने बताया था कि किस तरह से डेमोक्रेसी के लिए ख़तरनाक है ईवीएम,
जो बात विपक्ष लगातार कहती आ रही है, लेकिन आप लोग कहते हैं भाई चुनाव जिस राज्य में हार गए तो ईवीएम पर दोष मढ़ दे रहे। तो आज फिर कल एसआईआर के प्रोसेस पर आप लोग भी उनके सुर में सुर मिलाएंगे, जैसा ईवीएम के बारे में कहा जा चुका है। बिल्कुल सही है कि जब ये लोग हार जाते हैं, जब बीजेपी जीतती है तो इनको लगता है कि ईवीएम खराब है। आज सही प्रक्रिया को भी लोग दोषी ठहरा रहे हैं, क्योंकि इनके जो फर्जी वोटर हैं सिर्फ वो काटे जा रहे हैं। इसकी वजह से इनके अंदर घबराहट है। आज तक इन्होंने किया क्या है? इन्होंने तो यही किया है कि जितने भी फर्जी लोग हैं उनको जोड़ो, अपने वोट की संख्या को बढ़ाओ, और जब उनको काट करके एक्चुअल लोगों को लेकर के हम जब आगे आते हैं तब ये लोग कहते हैं कि नहीं, ये लोग जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। तो रोना रोने की तो जिसकी आदत हो जाएगी, कोई भी बहाना नहीं मैडम, ये जो आप कह रही है कि भाई विपक्ष के फर्जी वोटर्स को काटा जा रहा है, इसका कोई कैसा मतलब, कैसे आप ये कह रही है? इसका कोई मैकेनिज्म है कि इसको पकड़ा जा सकता है कि ये विपक्ष के फर्जी वोटर्स हैं? नहीं, देखिए उन्हीं का वोट कटता है जो कि देखिए अभी प्रोसेस में हो सकता है कि हम ये नहीं कहेंगे कि कोई त्रुटि होगी, लेकिन प्रोसेस है, कुछ हो भी सकता है। लेकिन एक बात इसमें ये भी है, देखने योग्य बात है कि नाम उन्हीं लोगों को कटा होगा जो कि विगत कई वर्षों से जिन्होंने चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं किया, जिन्होंने विगत कई वर्षों से वोट नहीं दिया। ऑब्वियसली है कि उसमें उनका नाम कट जाता है। तो जब ये कटता है, जब काटने का प्रक्रिया है तो इसमें जोड़ने का भी प्रक्रिया है। जब तक हम वेरीफाई नहीं करेंगे तो हम जोड़ेंगे कैसे? जब तक हम तो कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को कहा है। मैडम समय की कमी है, लेकिन आप जो कह रही है मैडम, बंगाल बिहार में बहुत सारे लोगों का नाम काट दिया गया और उसके बाद फिर उनको जोड़ा जा रहा है चुनाव संपन्न होने के बाद, तो उनसे उस ईयर का तो वोट देने का अधिकार छीन लिया गया ना मैडम। तो चलिए खैर, बहरहाल राकेश जी वाइंड अप कॉल दे दीजिएगा, आपसे ले लेते हैं। 30 सेकंड में ज्यादा लंबा मत खींचिएगा, समय की कमी है। राकेश जी हुआ है जब लास्ट आवर में हम ही आपको मैडम से ये जानना चाहता हूँ कि जब ईवीएम पे सवाल उठाया करते थे विपक्ष में जब थे, और सबसे पहले श्री लाल कृष्ण अडवाणी जी उठाया करते थे, जब वो ईवीएम पे सवाल उठाया करते थे, जो आप जेबीएल नरसिम्हा की बात कर रहे हैं कि वो उन्होंने किताब लिखा हुआ जाता था, क्या वो रोना रोते थे क्या ईवीएम के बारे में? ईवीएम को बोलते थे और कोसते थे। तो बात यह है कि जब इनकी बात जहां पे नहीं सटीक बैठती वहां पे लोग पीछे खींच लेते हैं। मैडम सबसे बड़ी बात है कि आज जो है ना इंस्टीट्यूशन की लेजिटिमेसी जिसको बैठता है वो खतरे में पड़ रही है, और लोकतंत्र में चाहे किसी भी सरकार में संस्थाओं की वैधता और लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा, ये संकट है। और ये संकट आ रहा है, इसको समझिए आप लोग, सारी जनता भी। यदि जिस दिन चलिए राकेश जी, समय समाप्त हो गया। श्वेता जी, समय समाप्त हो गया हमारे कार्यक्रम का। चलिए सुशांत जी बहुत शुक्रिया आपका, श्वेता जी आपका बेहद शुक्रिया, राज साहब आपका शुक्रिया, राकेश साहब आपका बेहद शुक्रिया, आपने कीमती वक्त तमाम लोगों ने दिया नक्षत्र न्यूज को, इस डिबेट को। तो मेरे साथ फिलहाल इस विशेष में इतना ही, देखते रहिए नक्षत्र न्यूज।